हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेसन नंबर 2 लेकर आए हैं। इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। लेसन नंबर 2 है आपका राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद भी इसके अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान के बारे में, तो अब तक हम राजनीति विज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, उसके जनक आदि कई विभिन्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करी। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या नहीं, राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में है, इस प्रकार से विभिन्न बिंदु हमने उसके अंतर्गत देखे। आज हम बात करते हैं सबसे पहले व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद का अभिप्राय क्या है? तो व्यवहारवाद के अभिप्राय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य, समाज एवं मानव का व्यवस्थित अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर होने लगा। अर्थात पहले ही राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन होता था वह मौखिक रूप से होता था, एक विषय के रूप में इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी अंत में राज्य, समाज और मानव का जो अध्ययन है वह विश्वविद्यालय स्तर पर होने लगा। अर्थात महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के माध्यम से इसे विषय के रूप में शिक्षित किया जाने लगा, जिसे सामाजिक विज्ञान नाम दिया गया। अर्थात जब इसका अध्ययन किया जाने लगा तो इसको सामाजिक विज्ञान का नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत शुरू से ही समाज, राज्य, नागरिक आदि सभी प्रकार के अध्ययनों के बारे में पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको सामाजिक विज्ञान का नाम दिया गया। लेकिन इस शब्द से लोगों में विभिन्न प्रकार के आशंकाएं, भ्रम, कन्फ्यूजन उत्पन्न होने लगे, जिसे समाप्त करने के लिए इसके स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया गया और उस शब्द को, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसी शब्द को व्यवहारवादी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस अध्ययन को हम पहले सामाजिक विज्ञान के रूप में किया करते थे, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इसका प्रारंभ हुआ, और जब इस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ उस समय इसको सामाजिक विज्ञान कहा जाने लगा। लेकिन सामाजिक विज्ञान शब्द, जो कि एक भ्रामक शब्द माना गया, लोगों के अंदर कई प्रकार के अवधारणाएं जो उनको कन्फ्यूजन करने वाली थी, भ्रम में डालने वाली थी, ऐसी उत्पन्न होने लगी। और उस भ्रम को, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही एक नया नाम दिया गया और उसे ही व्यवहारवाद विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब इसके जनक की हम बात करें तो व्यवहारवाद का जनक जो है वो डेविड स्टर्न को माना जाता है। डेविड स्टर्न के अनुसार अगर हम बात करें व्यवहारवाद की, तो व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाओं पर जो अपना ध्यान केंद्रित करता है वही व्यवहारवादी प्रक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति या नागरिक जो है वो अपने जीवन काल में समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत होने वाली संपूर्ण क्रियाओं पर अपना विशेष ध्यान देता है। अब बात करते हैं व्यवहारवाद कैसे आगे बढ़ा, इसका विकास कैसे हुआ। तो व्यवहारवाद का यहाँ पर विकास माना गया 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों द्वारा इसका विकास किया गया। अर्थात व्यवहारवाद जो प्रारंभ में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केवल एक विषय के रूप में महाविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता था, शिक्षित किया जाता था, अब उसका विकास होना प्रारंभ हो गया। और इसका विकास जो है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी राजनीति शास्त्री, जो अमेरिका के राजनीतिक विद्वान थे, उनके द्वारा इसका विकास प्रारंभ किया गया। इसके सहयोगी तत्व क्या क्या थे, अर्थात इसका विकास क्यों हो पाया, विकास होने के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें पहला बिंदु आपके आता है द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व का अनुभववाद। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व ने जो अनुभव प्राप्त किया, जो स्थितियां पूरे विश्व ने विभिन्न देशों के बीच में देखी, विभिन्न देशों के बीच में कई प्रकार के शत्रुतापूर्ण स्थितियां भी उत्पन्न हुई, कई प्रकार के संधि और समझौते भी देखे गए। इस कारण से व्यवहारवाद का विकास माना जाता है। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत राजनीतिज्ञों का यथार्थवादी अनुभव। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत कई शत्रु राष्ट्रों ने, कई मित्र राष्ट्रों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, पूरे विश्व को सुरक्षित रखने के लिए, अन्य राष्ट्रों को सुरक्षित रखने के लिए, युद्ध की स्थिति को समाप्त करने के लिए जो अनुभव प्राप्त किया, वही विकास के सहयोगी तत्व माने जाते हैं व्यवहारवाद के।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो विकास के बाद व्यवहारवादी उपागम के संस्थापक, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें चार्ल्स मैरियम, जो आप देख रहे हैं ये चार्ल्स मैरियम इसके प्रमुख समर्थक संस्थापक माने जाते हैं। और इसके बाद पीवी स्मिथ, हेराल्ड लॉसवेल, इन्होंने भी चार्ल्स मैरियम के साथ साथ व्यवहारवाद उपागम को स्थापित करने के लिए कई प्रकार के सहयोग प्रदान किए। अब बात आती है, हम व्यवहारवादी उपागम से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जैसे व्यवहारवादी उपागम मुख्यतः संबंध रखता है, तो व्यवहारवादी उपागम का मुख्यतः संबंध होता है राजनीतिक व्यवहार से। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, चार्ल्स मैरियम द्वारा रचित पुस्तक, अर्थात जो इसके संस्थापक थे चार्ल्स मैरियम, उनके द्वारा व्यवहारवाद से संबंधित पुस्तक की रचना की गई, जिसे न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, व्यवहारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो व्यवहारवाद का शाब्दिक अर्थ होता है अनुभववाद। अनुभववाद अर्थात किसी भी कार्य से जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव के आधार पर हम अपने कार्यों को या राजनीतिक कार्यों को पूरा करते हैं, वही अनुभववाद है। तो इसके अलावा व्यवहारवाद से संबंधित और भी कई पुस्तकें कई विद्वानों के द्वारा लिखी गई। जैसे हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक लिखी गई थी हर्बर्ट साइमन के द्वारा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी पुस्तक थी पावर एंड सोसाइटी, जो लॉसवेल के द्वारा रचित पुस्तक थी। ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, जो कैटलिन के द्वारा लिखित पुस्तक थी। और पॉलिटिकल सिस्टम, जो डेविड स्टर्न के द्वारा लिखित पुस्तक थी। यहाँ पर ये विभिन्न विचारकों के द्वारा व्यवहारवाद को लेकर विभिन्न रचनाओं का निर्माण किया गया, विभिन्न पुस्तकों को लिखा गया, और इसके अंतर्गत इन्होंने अपने व्यवहारवाद को पूर्ण स्पष्टता और विस्तारित तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो आज हमने व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा, और व्यवहारवाद के साथ साथ हमने व्यवहारवाद के विकास के बारे में संबंधित पुस्तकों के बारे में पढ़ा। इसके आगे के बिंदु, जो व्यवहारवादी उपागम के उदय के कारण था, व्यवहारवाद उत्पन्न क्यों हुआ, व्यवहारवाद का निर्माण क्यों हुआ, क्या उसकी आवश्यकता पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारवाद जैसी स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे।